ईरान की छोटी नौकाएं, उन्होंने अभी तक अपनी छोटी नौकाएं तैनात नहीं की हैं। आप जानते हैं, हमने पहले भी इस बारे में बात की थी। वो नौकाएं जो ईरान में पानी की सतह के नीचे चट्टानों की गुफाओं में रखी गई हैं, तो उन्होंने अब तक इन छोटी नौकाओं या पनडुब्बियों को क्यों नहीं भेजा? ये काफी दिलचस्प है। वे इन्हें रोके हुए हैं। क्यों? क्योंकि जैसा कि हमने पहले भी कहा था, उनके पास एक तरह की बढ़ते तनाव की स्थिति vis meppeltandis, chargilage and begidjumber voord, met de javabika gehoorde zit. Or what should be the next retaliation? Delighted to welcome today to आज के शो में आपका स्वागत करते हुए बहुत खुशी हो रही है। आज है 10 जुलाई और हमारे साथ हैं विजय प्रसाद, हमारे शो के संस्थापक सदस्यों में से एक। शो ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और इसके लिए हम अपने सभी वैश्विक दर्शकों के आभारी हैं। शो का नाम है ट्रांजिशन प्रोटोकॉल। विजय हाल ही में दुनिया भर की यात्राएं कर रहे हैं, तो उनके पास जमीनी स्तर की खबरें हैं हर जगह से। मैं उत्सुक हूं ये सुनने के लिए कि वे क्या साझा करने वाले हैं। तो विजय, आपका स्वागत है हमारे शो में इस शुक्रवार 10 जुलाई को। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, और अगर आप हमारी साप्ताहिक सिक्योरिटी ब्रीफिंग सीधे अपने इनबॉक्स में पाना चाहते हैं, जो हम अपने कुछ पेड सब्सक्राइबर्स को भेजना शुरू कर चुके हैं, तो पेड सब्सक्राइबर बने। हमने इसकी कीमत सिर्फ $5 रखी है, क्योंकि सबस्टैक इससे कम की अनुमति नहीं देता। तो हमारे सबस्टैक पेज पर जाएं और पेड सब्सक्राइबर बने। तो स्वागत है विजय। बताइए, जमीन पर आप क्या देख रहे हैं जब हमारे चारों ओर की घटनाएं हर वक्त नियंत्रण से बाहर जाने की धमकी देती रहती हैं? Yeah, I mean, where does one even begin? You and I हाँ, have मतलब been कहाँ से शुरू करें? closely looking at, आप और मैं, हम दोनों ईरान में जो कुछ हो रहा है उस पर काफी नज़दीकी से नज़र रख रहे हैं। it's a bewildering और सच कहें तो ये situation. पूरी स्थिति बहुत Look उलझी to हुई us लगती that, है। on the हमें ऐसा लगता है auspices कि of the ईरान में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और सेना के नेताओं की मौजूदगी में एक समझौता हुआ था, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए गए थे। फिर मिस्टर ट्रंप तुर्की जाते हैं और वहां घटनाओं की एक अजीब सी कड़ी शुरू होती है। वो गलती से जापान को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ जापान कह देते हैं। फिर ईरानियों पर आरोप लगाते हैं, कहते हैं कि अमेरिकी जहाज़ों पर हमला किया गया, लेकिन उस दावे के सबूत खुद ही धुंधले हैं। सीधी बात करें तो ईरान के तट के पास पानी में क्या चल रहा है ये साफ नहीं है, लेकिन ट्रंप प्रशासन के लिए इतना ही काफ़ी था, युद्ध का एक बहाना। और फिर उन्होंने ईरान पर हमले दोबारा शुरू कर दिए। They returned to striking Iran. And the strikes were pretty catastrophic. People in Iran saying that, और ये हमले वाकई बहुत विनाशकारी थे। ईरान में लोग कह रहे हैं कि ये कोई प्रतीकात्मक हमला नहीं था, बल्कि एक गंभीर और व्यापक हमला था। इसके बावजूद ट्रंप अब बार बार कह रहे हैं कि देखो, युद्ध विराम है, युद्ध विराम है, लेकिन वो किसी और जवाबी कार्रवाई के पक्ष में नहीं है। ईरान ने, जैसा कि उम्मीद थी, अमेरिकी हमलों की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि वो अपने समय पर जवाब देंगे और आगे किसी भी हमले के खिलाफ चेतावनी भी दी है। मेरे हिसाब से ईरानियों ने अब तक बहुत सोच समझकर और सावधानी से अमेरिका के खिलाफ बयान दिए हैं। अमेरिका ने रेल पुलों पर बमबारी की। जैसा कि मैंने कहा, ये कोई यूं ही किया गया हमला नहीं था, न ही किसी खाली इलाके में बम गिराए गए थे। उन्होंने रणनीतिक रेल पुलों को निशाना बनाया और मशहद जाने वाले रास्ते पर भी हमला किया। They hit the path to Mashhad. This is in the midst of an important. ये सब एक बहुत अहम धार्मिक दौर के बीच में हो रहा है। देखिए, उन्होंने वो सड़कें निशाना बनाई हैं जो ईरान के उत्तर से दक्षिण तक जाती हैं। ये कोई, जैसा हम कहते हैं, फालतू हमला नहीं था। ये बेकार वार नहीं था, ये असली हमला था। मतलब उन्होंने सच में ईरान पर वार किया है। और मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूँ, ईरानियों ने मेरी समझ में काफी साफ साफ कहा है। उन्होंने इसे गंभीर युद्ध अपराध कहा है, लेकिन उन्होंने तुरंत पलटवार नहीं किया। वो इंतजार कर रहे हैं, सही वक्त का इंतजार। और मैं इंतजार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ना आप जानते हैं न मैं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। क्या ये वो पल है जब ईरान कहे, ठीक है, हम सीधे जवाब नहीं देंगे, लेकिन हम अपने इराकी दोस्तों को नहीं रोक सकते,
जो इस वक्त उत्तरी इराक में अमेरिकी ठिकानों पर हमला करने जा रहे हैं। देखिए, हम उसे होने से नहीं रोक सकते, वो हमारे नियंत्रण में नहीं है। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से अगर इराक में कोई समूह, चाहे उसका ईरान से बहुत दूर का या बस नाम मात्र का संबंधी क्यों न हो, मिसाइल दागने का फैसला करता है, तो उसकी जिम्मेदारी ईरान पर नहीं आएगी। आप जानते हैं, बल्कि मिसाइल क्यों कहा मैंने? बस कंधे से दागे जाने वाले रॉकेट ही काफी हैं। अगर उन्हें इराकी कुर्दिस्तान में अमेरिकी ठिकानों पर चलाया जाए तो वो अमेरिका के लिए बहुत विनाशकारी होगा। तो हाँ, ऐसे कई तरीके हैं जिनसे ईरान बिना सीधे शामिल हुए जवाबी कार्रवाई कर सकता है, और अब तक ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि मेरा मानना है कि वो भी एक संदेश देना चाहते हैं कि ईरान एक नए संतुलन या नई व्यवस्था को उभरते देखना चाहता है, अराजकता नहीं। ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रमुख Maribal Dweji this or Yishin Noray to Rajutam Daradrikanaward. To Hamarik and Palamidani do tip of vote well. If you hit our infrastructure, we'll hit your infrastructure. Well, what infrastructure are they going to hit? तो वो आखिर कौन सा अमेरिकी इंफ्रास्ट्रक्चर है जिस पर हमला किया जाएगा? ये तो साफ है कि बात अमेरिकी जमीन की नहीं है। मेरा मानना है कि हम सब जानते हैं, ईरान के पास सीधे अमेरिकी क्षेत्र पर हमला करने की क्षमता नहीं है, लेकिन वो अमेरिकी ठिकानों पर फिर से वार जरूर कर सकते हैं। और इस बार मेरा अंदाजा है कि निशाना शायद इराक हो सकता है। लेकिन क्यों इराक? ये मत भूलिए कि मिस्टर ट्रंप ने ईरान पर हमले के आदेश असल में तुर्की में रहते हुए साइन किए थे। तो फिर तुर्की में मौजूद अमेरिकी ठिकाने इस पूरे टकराव से इतने अलग थलग क्यों हैं? न आप जानते हैं, न मैं। दुनिया भर में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अमेरिका से नाराज हैं, लेकिन जिनका ईरानी नेतृत्व से सीधा लेना देना नहीं है। वो भी किसी अमेरिकी ठिकाने पर हमला कर सकते हैं। जब आपके पास दुनिया भर में 900 से ज़्यादा अमेरिकी और सहयोगी सैन्य ठिकाने हों, तो आप खुद को एक बेहद असुरक्षित स्थिति में डाल देते हैं। एक तरफ देखा जाए तो ये ताकत की निशानी है ना? अमेरिका के करीब 900 सैन्य ठिकाने हैं, अमेरिकी, उसके सहयोगी देशों के और कई संयुक्त ठिकाने भी। इनमें से कई जर्मनी, इटली और जापान में हैं, पुराने दूसरे विश्व युद्ध के ठिकाने। तो हाँ, ये ताकत का संकेत है कि आपके पास इतने सारे सैन्य ठिकाने हैं। उत्तरी नाइजीरिया में है, शायद केन्या में भी एक बनाया जाएगा, घाना के एयरपोर्ट पर भी एक है, और भी कई जगह। ताकत की निशानी, बिल्कुल, लेकिन साथ ही ये एक कमजोरी भी है। सोचिए, आपकी उंगलियां दरवाजे के दूसरी तरफ रखी हैं और कोई भी आकर उन पर पैर रख सकता है। यही आपकी कमजोरी है। और ईरान को किसी हमले का आदेश देने की जरूरत नहीं है। अगर लोग काफी गुस्से में आ जाएं फिलिस्तीनियों के खिलाफ हो रहे नरसंहार से या ईरान पर हो रहे हमलों से, तो कौन जानता है आगे क्या हो सकता है। विजय, आपके हिसाब से क्या इस कभी न खत्म होने वाले संघर्ष का कोई हल है? या फिर जैसा कि हमारे कुछ मेहमानों ने इस शो में कहा है, क्या अमेरिका के हित में यही है कि ये संघर्ष यूं ही चलता रहे, धीरे धीरे सुलगता रहे, ताकि ईरान कमजोर बना रहे और कभी अपनी पूरी क्षमता तक न पहुंच पाए? हाँ, मेरा मतलब है, ईरान को कमजोर करना कहना अपने आप में अजीब बात है, खासकर उस वक्त जब ईरान ने रणनीतिक तौर पर अमेरिका को मात दे दी है। देखिए, ये थोड़ा अजीब है, क्योंकि आखिर ईरान को कमजोर करने का मतलब क्या है? ऐसा तो नहीं है कि ईरान इस मामले में सक्षम नहीं था। हाँ, उसने स्थिति को नहीं बढ़ाया, लेकिन उसने तुरंत बहरीन और कुवैत पर जवाबी हमला किया। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि अमेरिका ईरान की इस तरह की तुरंत जवाब देने की क्षमता खत्म करना चाहता है? वैसे जब मैंने पहले कहा था कि ईरान जवाबी कार्रवाई का अधिकार अपने पास रख रहा है, तो मेरा मतलब था कि वो अमेरिका के 85 हमलों से आगे जाकर जवाब देने की बात कर रहा था, जो ईरानी जमीन पर किए गए थे। मेरा मतलब है, उन्होंने तुरंत जवाबी कार्रवाई तो की, लेकिन वो असल में बराबरी के हमले थे। मैं उसे असली जवाबी हमला नहीं मानता।
बहरीन और कुवैत पर जो हमले हुए, मैं उन्हें बदले की कार्रवाई नहीं बल्कि बराबरी के हमले मानता हूं। जैसे तुमने मुझे एक थप्पड़ मारा तो मैंने भी तुम्हें एक थप्पड़ वापस मारा। ठीक है, फिर हम हाथ मिलाते हैं, बात खत्म। लेकिन अगर तुमने मुझे एक थप्पड़ मारा और मैंने तुम्हें 2 मारे, बस वही मैं असली जवाबी हमला कहूंगा। ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। उन्होंने उदाहरण के तौर पर इस बार इजराइल पर कोई कार्रवाई नहीं की। इजराइल के मामले में वो चुप है। ये दिलचस्प है। देखिए, अमेरिकियों के कुवैती ठिकाने पर हमला करना, जिसे वो पहले ही इजराइल से पहले लगभग तबाह कर चुके थे, ईरानियों की तरफ से कोई बड़ा हमला नहीं है। वो इससे कहीं ज्यादा कर सकते हैं। तो ईरान की ताकत को कमजोर या खत्म करने का मतलब आखिर है क्या? मेरा मतलब है, ईरान ने अमेरिका पर किसी बड़ी सैन्य ताकत से हमला नहीं किया। उसने अमेरिका को अपनी भौगोलिक स्थिति और खुफिया जानकारी के जरिए निशाना बनाया। ईरान से उसकी भौगोलिक स्थिति छीनना बहुत मुश्किल है। देखिए, कुछ वैसा ही होगा जैसे अमेरिका ये तय कर ले कि होर्मुज की खाड़ी ठीक पनामा नहर की तरह अब अमेरिकी इलाका है, यानी अमेरिका ओमान की जमीन का एक छोटा हिस्सा और ईरान की जमीन का एक छोटा हिस्सा कब्जा कर ले, वहां बैरिकेड लगा दे और कहे ये अब हमारा इलाका है। होर्मुज की खाड़ी अब पनामा नहर की तरह अमेरिकी क्षेत्र है। सच कहूं तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होना मुमकिन है। I don't think that's going to be possible, frankly. I don't think any US service person. मुझे नहीं लगता कि कोई भी अमेरिकी सैनिक ईरान की जमीन पर कदम रखना चाहेगा। मुझे नहीं लगता कि वे इसके लिए ज्यादा उत्साहित होंगे। तो ईरान को कमजोर करने का एक तरीका ये कहा जाता है कि उसकी रणनीतिक भौगोलिक स्थिति छीन ली जाए, जो असल में है होर्मुज की खाड़ी। लेकिन यह संभव नहीं है। आप ईरान की खुफिया क्षमता कैसे छीनेंगे, या उसकी अपनी युद्ध लड़ने की क्षमता, जैसे ये कोई शतरंज का खेल हो। देखिए, जब मैंने ईरान की रक्षात्मक व्यवस्था के हिस्सों को देखा तो मैं वाकई प्रभावित हुआ। बात यह है कि उनके पास वो क्षमता नहीं है, सच में नहीं है, कि वे अमेरिकी हमलों को रोक सकें, जैसे रेल लाइनों पर बमबारी वगैरह। Attempt to bomb railway lines and so on. It's very difficult for a country like Iran. ईरान जैसे देश के लिए जमीन से हवा में मार करने वाले ऐसे रक्षात्मक सिस्टम रखना बहुत मुश्किल है, जो अमेरिका की ईरान के बुनियादी ढांचे तक पहुंचने की क्षमता को पूरी तरह रोक सकें। उनके पास वो क्षमता नहीं है, लेकिन उनके पास खुफिया जानकारी है, और इसका मतलब है कि वे सोच सकते हैं कि क्या चीज़ अमेरिकियों को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाएगी और क्या उन्हें शर्मिंदा करेगी। यही दूसरा अहम बिंदु है। जब आप युद्ध लड़ते हैं तो आप सिर्फ दुश्मन की ताकत नहीं, उसकी मानसिकता के बारे में भी सोचते हैं। आपको सिर्फ उसे हराना ही नहीं होता। ये सोच कि युद्ध का मकसद सिर्फ हार जीत है, अब पुरानी हो चुकी है, या शायद कभी सच में थी ही नहीं। हम तीसरी सदी ऐसा पूर्व में नहीं है जहां 2 बड़ी सेनाएं आमने सामने खड़ी होती थी और तब तक लड़ती थी जब तक एक पक्ष पूरी तरह खत्म न हो जाए। अब जंग वैसे नहीं लड़ी जाती जैसे पहले लड़ी जाती थी। अब जंग पीआर के मोर्चे पर भी लड़ी जाती है। अगर आप ये दिखा पाते हैं कि आप अब भी डटे हुए हैं, या फिर एक छोटे देश के तौर पर यह साबित कर पाते हैं कि हमलों की लहर ने राज्य को तबाह नहीं किया, कि सरकार अब भी काम कर रही है, तो ये अपने आप में एक प्रतिष्ठा की जीत होती है। मुझे लगता है कि अगर अमेरिका ईरान की खुफिया एजेंसियों को कमजोर या खत्म करना चाहता है तो ये बहुत मुश्किल होगा। उन्होंने पूरे हालात को बहुत ही चालाकी से संभाला है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं जो शुरू से मेरे दिमाग में है। शुरू से ही मैं सोच रहा था, ईरान की छोटी नावें कहाँ हैं? उन्होंने अब तक अपनी छोटी नावें तैनात नहीं की हैं। They haven't deployed their small boats yet. You know, we've talked about this before. The boats देखिए, हमने इस बारे में पहले भी बात की है। ईरान में जो नावें पानी के नीचे चट्टानों की गुफाओं में रखी गई हैं, वो छोटी नावें, पनडुब्बियां वगैरह, उन्होंने अब तक इन्हें तैनात क्यों नहीं किया? ये बहुत दिलचस्प है। वो इन्हें संभाल कर रखे हुए हैं। क्यों? क्योंकि जैसा कि हमने पहले भी कहा था, उनके पास एक तरह की एस्केलेशन लैडर है। वो लगातार इस बात पर काम कर रहे हैं कि अगला जवाबी कदम क्या होना चाहिए, और शायद उस रणनीति को बार बार संशोधित भी कर रहे हैं।
अगर वो कुवैत पर, रडार साइट्स पर या ऐसे ही दूसरे ठिकानों पर हमला करके जवाब दे सकते हैं तो फिलहाल उसी पर ध्यान देंगे। अपने अगले स्तर के हथियारों को बाहर लाने की ज़रूरत नहीं समझेंगे, उन्हें कुछ समय के लिए रोक कर रखेंगे। तो अमेरिका के पास बस यही विकल्प है कि वो ईरान के भौगोलिक और खुफिया फायदे को जितना हो सके खत्म करने की कोशिश करे। अब तक जैसा कि आप समझ सकते हैं, आप पुलों पर बम गिरा सकते हैं, रेलवे पुल, सड़क पुल, जो भी हो, लेकिन आप उनका भौगोलिक फायदा नहीं छीन सकते। आप उनकी बुद्धिमत्ता नहीं छीन सकते। उन्होंने इस पूरी रणनीति पर बहुत गहराई से काम किया है। मेरा मतलब है, आप जितने चाहें उतने नेताओं को मार सकते हैं, लेकिन लगता है उन्होंने खुद को इस तरह तैयार कर लिया है कि कई स्तरों की हिंसा झेल कर भी टिके रह सकें, और ये वाकई काबिले तारीफ है। तो हाँ, जब मैं इसे देखता हूं तो सोचता हूं, मुझे समझ नहीं आता कि अमेरिका सच में कैसे सोचता है कि वो ईरान को कमजोर कर पाएगा। अगर कमजोर करना का मतलब है उसके दो सबसे बड़े फायदे, भूगोल और रणनीतिक सोच, छीन लेना। I totally second that, and multiple guests. मैं पूरी तरह से इससे सहमत हूँ और हमारे चैनल पर बिल्कुल यही बात कही है। और जैसे जैसे घटनाएं आगे बढ़ रही हैं, इतिहास भी हमारी बात को सही साबित कर रहा है। दरअसल कल हमारे चैनल पर पेपे एस्कोबार और लैरी थे और हमने कुछ विशेष जानकारी पर चर्चा की जो मैं उनके साथ साझा कर सका। जानकारी ये थी कि सुप्रीम लीडर का दफ्तर गंभीरता से इस बात पर विचार कर रहा है और उन्होंने पहले भी इसका जिक्र किया है कि शायद उनका अगला कदम ये हो सकता है कि वे घोषणा करें कि अब वे एनपीटी यानी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का हिस्सा नहीं रहेंगे। तो उनके पास अभी भी कई विकल्प मौजूद हैं। और आज सुबह मेरे समय के अनुसार मैं कैलिफोर्निया में हूँ, जब इस्लामाबाद में रात थी। मुझे जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अब अमेरिका की तरफ से गंभीर कोशिशें की जा रही हैं कि वे फिर से बातचीत की मेज पर लौटें। हमने ये बात कल भी रिपोर्ट की थी और आप तो दुनिया भर में घूम रहे हैं, सही लोगों से बात कर रहे हैं। तो आप इन सब घटनाओं को कैसे देखते हैं? What do you make of all that? Yeah, I mean, look, frankly, you know, Iran. देखिए, साफ तौर पर कहूं तो ईरान को एनपीटी से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। ईरान ने अपने अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और जिम्मेदारियों को बहुत सोच समझ कर निभाया है। अगर मुझसे सलाह मांगी जाए तो मैं यही कहूंगा, एनपीटी से बाहर मत निकलो, इससे तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। क्या फायदा है? एनपीटी से बाहर जाने में कोई रणनीतिक लाभ नहीं है। एनपीटी ईरान पर कोई रोक नहीं लगाता। ईरान परमाणु हथियार बनाना ही नहीं चाहता, तो फिर बाहर निकलने की क्या वजह है? जब ईरान का इरादा परमाणु हथियार बनाने का ही नहीं है, तो फिर क्यों कहेगा कि हम परमाणु परीक्षण करेंगे या उत्तर कोरिया या कहीं और से सामग्री लाएंगे? तुम ऐसा क्यों करना चाहोगे? तुम्हें अपने सिद्धांत पर टिके रहना चाहिए। मेरा मानना है कि इससे ईरान को बहुत फायदा हुआ है। देखो, करीब 20 लाख लोग ग्रैंड आयतुल्लाह अली खामेनी की शहादत को याद करने के लिए बाहर आए। 20 लाख लोग उनके जीवन का जश्न मनाने आए थे। ये वाकई असाधारण था। तेहरान, खोम और दूसरे शहरों में एक बहुत बड़ा आयोजन। मुझे नहीं लगता कि किसी पश्चिमी नेता के अंतिम संस्कार में 20 लाख का 10% भी लोग आएंगे, ठीक है? और ज्यादातर पश्चिमी नेताओं को तो ये भी नहीं पता कि 20 लाख का 10% कितना होता है, क्योंकि वे गणित की क्लास में सो रहे थे। जबकि ईरानी नेतृत्व पूरी तरह जागरूक था, क्योंकि उनमें से कई भौतिक विज्ञानी हैं और इसी तरह के पेशेवर हैं। लेकिन असली बात यह है कि ईरानियों ने इस पूरे मामले पर बहुत सोच समझकर काम किया है। मैं उनसे कहूंगा, देखिए, एनपीटी से बाहर निकलने का एक ही मतलब होता है, दुनिया को यह संदेश देना कि अब हम परमाणु हथियार बनाने जा रहे हैं। तो फिर आप ऐसा क्यों करेंगे जब आपके पास अमेरिका के मुकाबले एक बहुत बड़ा नैतिक फायदा है? आपने बार बार कहा है, यहां तक कि एमओयू में भी लिखा है कि आपको परमाणु हथियारों में दिलचस्पी नहीं है, आप बातचीत के लिए तैयार हैं। तो फिर आप वो नैतिक बढ़त क्यों छोड़ेंगे? आपको उससे कोई फायदा नहीं होगा जब तक कि आप सच में कल ही परमाणु बम का परीक्षण करने वाले न हों।
अगर आप कल बम का परीक्षण करने जा रहे हैं तो मैं ईरानियों से कहूंगा, कीजिए, परीक्षण कीजिए और उसके बाद एनपीटी से बाहर निकल जाए। पहले से बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने पत्ते पहले ही क्यों खोलेंगे? No need to withdraw beforehand. Why would you show your cards? You continue the moral pursuit. देखिए, आप लगातार ये नैतिक तर्क देते रहते हैं कि हम पर बिना किसी वजह के हमला किया जा रहा है, और आपने ये भी दिखा दिया है कि अमेरिकी सरकार $100 मिलियन का जेट भेज सकती है जिसे एक बेहद महंगा पायलट उड़ाता है। आप जवाब में ड्रोन इस्तेमाल कर रहे हैं जो लगभग कुछ भी नहीं लागत रखते। ये आत्मघाती ड्रोन हैं, बिना पायलट वाले कई तरह के वाहन। मेरा मतलब है, ये पागलपन है। ईरानियों ने जो बैलिस्टिक मिसाइलें बहरीन के नौसैनिक अड्डे और कुवैत के एयरबेस पर दागी हैं, वो भी सस्ती मिसाइलें हैं। वो महंगी नहीं है, हर एक की कीमत $100 मिलियन नहीं है। तो आप अब भी पारंपरिक हथियारों से उनका मुकाबला कर पा रहे हैं। You are able still to fight them off with conventional weapons. If you want to build a nuclear umbrella, I say build. अगर आप परमाणु छतरी बनाना चाहते हैं तो मेरा कहना है कि उसे पहले बना लीजिए, फिर उसका ऐलान कीजिए। मेरा मतलब है, इस मामले में मैं ईरानियों से कहूंगा, भारत और पाकिस्तान से सबक लीजिए। हाँ, उनके परमाणु परीक्षण गुप्त रूप से किए गए थे। देखिए, भारत कभी एनपीटी में शामिल नहीं हुआ, पाकिस्तान भी नहीं हुआ। दोनों ने अपने परमाणु परीक्षण किए और कहा, हमें परवाह नहीं। और मूर्खता से भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे के खिलाफ परमाणु परीक्षण किए, जो बिल्कुल बेतुका था, क्योंकि जैसा हमने पहले भी कहा है, उन्हें बातचीत करनी चाहिए थी। भारत और पाकिस्तान को एक दूसरे से बात करनी चाहिए, न कि एक विशाल परमाणु भंडार बनाना चाहिए। सच कहूं तो मुझे शक है कि ईरान वास्तव में किसी परमाणु डाल में दिलचस्पी रखता है। Iran is interested in a nuclear shield. If they were interested in it, they would have. अगर उन्हें इसमें दिलचस्पी होती तो वो इसे कई साल पहले ही बना लेते, जब ये सच में उनके लिए फायदेमंद हो सकता था, 2011 में लीबिया के तबाह होने के बाद। मुझे पूरा यकीन है कि ईरान के ऊंचे अधिकारियों की बंद कमरों वाली बैठकों में, हालांकि मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता, किसी से सीधे ये सुना भी नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है कि उन सबसे गुप्त चर्चाओं में ईरान की सबसे ऊंची नेतृत्व ने कहा होगा, देखो लीबिया के साथ क्या हुआ, उत्तर कोरिया को देखो, शायद हमें भी परमाणु हथियार की तरफ जाना चाहिए। और फिर कुछ लोगों ने कहा होगा, जिनमें ग्रैंड आयतुल्लाह अली खामेनेई भी शामिल थे, जिन्होंने कई मौकों पर खुलकर कहा कि हमें जनसंहार के हथियार नहीं चाहिए, ये हमारी इंसानियत की समझ के खिलाफ है। Our understanding of humanity, it goes against the teachings of Islam and ये इस्लाम की शिक्षाओं के खिलाफ है, और उन्होंने ये बात कई बार कही है। I very much मुझे बहुत शक है कि वो एनपीटी से बाहर निकलेंगे। मैं तो उन्हें यही सलाह दूंगा कि एनपीटी से बाहर मत जाओ। मैं कहूंगा, सुनो, अगर तुम लोग सच में परमाणु सुरक्षा चाहते हो तो वही करो जो उत्तर कोरिया ने किया था, सबको चौंका दो एक परीक्षण से और फिर युद्ध खत्म हो जाएगा। then the war is going to लेकिन अगर तुम उस रास्ते पर जाना चाहते हो, उनका रास्ता और बेस डोखो किम्पी कि तब मनोकरंटर इस तरह के हमले जारी रहेंगे। they're going to continue to have this kind of attack on their territory. It's a much more risky road, but they are trying to establish ये रास्ता ज्यादा जोखिम भरा है, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं कि पश्चिम एशिया में एक नई सुरक्षा व्यवस्था बनाई जाए, जो शायद उत्तर पूर्व एशिया की सुरक्षा व्यवस्था से ज्यादा टिकाऊ साबित हो। उत्तर पूर्व एशिया में जापान, दक्षिण कोरिया और बाकी देश अब यही चाहते हैं कि उत्तर कोरिया अपना परमाणु कवच हटा ले और किसी हद तक आत्मसमर्पण करे। उनकी ये इच्छा अब भी बनी हुई है। लेकिन पश्चिम एशिया में मेरा मानना है कि खाड़ी के अरब देश, जो कई बार गंभीर झटके झेल चुके हैं, अब उसी समझ तक पहुंच रहे हैं जहां सूदी पहले पहुंच चुके थे कि देखो, हमें ईरान से रिश्ते सुधारने होंगे। अगर हमें विकास चाहिए तो हमें एक नई रणनीतिक व्यवस्था बनानी होगी, और उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल नहीं हो सकता। We've got to have a new strategic landscape. It can't include the United States. So I have a feeling the Iranians. मुझे लगता है कि ईरानियों का रास्ता उत्तर कोरियाई लोगों से अलग है। They are pursuing वो ऐसा रास्ता अपना रहे हैं जहां उन्हें लगता है कि उनके पास पहले से ही बढ़त है, the United States. और अगर वो बस अमेरिका का इंतजार करें तो अमेरिका को एहसास होगा कि ईरान की महत्वाकांक्षाओं को रोकने के लिए उनके पास करने को बहुत कम है। They are not going to
और हमेशा के लिए खाड़ी के अरब देशों को अपने साथ रखना भी अमेरिका के लिए मुमकिन नहीं होगा। यूरोपियनों के उलट मेरा मानना है कि जो देश खाड़ी के अरब देशों के नज़दीक हैं, जैसे सऊदी अरब, इराक और कुछ हद तक सीरिया, इन देशों का नज़रिया बिल्कुल अलग है। मैं लगभग 100% यकीन से कह सकता हूँ कि इनका दृष्टिकोण यूरोपियनों के ठीक उलट है, जो मानते हैं कि रूस को यूक्रेन में हराया जा सकता है। मुझे नहीं लगता कि खाड़ी के अरब देश इस भ्रम में हैं कि ईरान को सैन्य ताकत से कुचला जा सकता है। मेरा मानना है कि उन्हें यह समझ है कि अगर ईरान कुचला गया तो वे खुद भी कुचले जाएंगे। देखिए, मैं इसे इस तरह कहूंगा और यही बात खत्म करूंगा। अगर आप कतर को लें, बहुत साल पहले कतर सिर्फ कच्ची ऊर्जा का निर्यातक था, मतलब पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। लेकिन पिछले कुछ दशकों में कतर ने तेजी से औद्योगिकीकरण किया है। अब कतर के पास इतनी औद्योगिक क्षमता है कि वो उर्वरक बनाता है और उसे अपने उत्पादन श्रृंखला में मूल्यवर्धन के साथ निर्यात करता है। यानी अब वो तैयार औद्योगिक उत्पादों का एक बड़ा निर्यातक बन चुका है। ईरानियों ने अभी तक कतर के औद्योगिक क्षेत्र पर बमबारी नहीं की है, लेकिन अगर चाहें तो वो उसे मिटा सकते हैं। फिर कतर वापस उसी पर आ जाएगा, मतलब खजूर और ऊंट का दूध बेचने पर। और क्या बचेगा मुझे नहीं पता। तो मेरा मानना है कि खाड़ी के अरब देश ये बात बहुत साफ समझते हैं कि अगर ईरान तबाह हुआ तो वो भी साथ में तबाह होंगे, और ये ऐसा खतरा है जो वो लेने को तैयार नहीं है। उन्होंने ये बात जर्मनों, पोल्स और बाकी लोगों से कहीं ज्यादा जल्दी समझ ली है, जो अब भी बेहुदा तरीके से ये मानते हैं कि रूस को यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र में हराया जा सकता है और वो खुद सुरक्षित रहेंगे। उन्हें ये समझ नहीं है कि अगर उन्होंने रूस को ज्यादा धकेला तो फिर वार्सो और बर्लिन को अलविदा कह सकते हैं। Excellent analysis, Vijay. I completely and totally support. is a step for Nor. Men Ford Power से समर्थन करता हूँ। Enithwiji step discursion never or smerm in trane. वे भी बिल्कुल वही बातों का समर्थन करते हैं जो आपने अभी कही हैं। इसी वजह से हमें ये देखकर हैरानी हुई कि अमेरिका ने किसी तरह एक सूदी जहाज और एक खतरी जहाज को ईरान के बनाए नियमों का उल्लंघन करने और होर्मुज जलदमरूमध्य के माइनिंग सेक्टर से होकर जाने की अनुमति दिला दी। लेकिन अब लगता है कि वो मामला खत्म होने की ओर है। वो टकराव अब समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है। जहां तक मेरी जानकारी है, आज सुबह मेरे समय के हिसाब से, जो इस्लामाबाद में रात का वक्त था, अमेरिका अपनी बातचीत दोबारा शुरू करने के लिए बहुत गंभीर कोशिश कर रहा था, और मुझे बताया गया है कि ये बातचीत आने वाले हफ्ते में शुरू होने वाली है। And I am informed that that is going to happen in this coming week. If that comes about, अगर ऐसा होता है और वे फिर से बातचीत की मेज पर लौटते हैं, भले ही ट्रंप तरह तरह की बेहुदा बातें कर रहे हों, जिनका मतलब उन्हें खुद भी ठीक से समझ नहीं है, तो आपको क्या लगता है इसका आखिरकार नतीजा क्या होगा? क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान फिर से कोई अहम भूमिका निभा सकता है, जैसे उसने पहले इन दोनों पक्षों को साथ लाने में की थी, जब ये सब शुरू भी नहीं हुआ था? देखिए, बातचीत तो 11 तारीख को शुरू होनी थी, यानी कल, और उसके लिए सारी तैयारियां पूरी थीं। लेकिन फिर ये तनाव बढ़ गया। अब लगता है कि हालात कुछ शांत हो रहे हैं, जैसा कि हम सबने पहले ही अंदाजा लगाया था कि होगा। तो लंबी अवधि में आपको क्या लगता है ये इलाका किस दिशा में जा रहा है? where do you think this piece of real estate is headed? Well, firstly, I mean, देखिए, सबसे पहले तो मेरा मतलब है कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ खुद अली खामेनी के जनाजे में नहीं गए थे, लेकिन विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री इशाक डार वहां मौजूद थे। सेना प्रमुख भी गए थे और कई और ऊंचे स्तर के लोग मशहद में उस जनाजे में शामिल हुए। लेकिन जनाजे के बाद प्रधानमंत्री शरीफ ने मसूद पेजेशकियन से लंबी टेलीफोन पर बातचीत की। उन्होंने ईरान के प्रधानमंत्री से इस बात पर चर्चा की कि जैसा उन्होंने कहा, शांति से जो मुश्किल से हासिल हुई उपलब्धियां हैं, उन्हें मजबूती से थामे रखना कितना जरूरी है, यानी वो शांति जो बड़ी मेहनत से पाई गई है। उनका मतलब था वो आगे पीछे जो बातचीतें करनी पड़ी
वो कोशिशें जो प्रधानमंत्री शरीफ को करनी पड़ी, जैसे निकाह में होता है ना, एक कमरे से दूसरे कमरे तक आना जाना पड़ता है। Going between one room and the other, it's like a Muslim wedding, Mr. Sharif. ये कुछ वैसा ही है जैसे किसी मुस्लिम शादी में होता है। मिस्टर शरीफ निकाहनामा लेकर इधर उधर जा रहे हों, पूछते हुए, कबूल है? हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया विश्लेषण। और आखिर में सब कहते हैं हाँ हाँ, हमें मंजूर है, और शादी पूरी हो जाती है। अब सोचिए, अगर शादी के कुछ समय बाद दोनों पक्ष वापस आकर कहें, जरा ठहरिए, हम अपना समझौता फिर से तय करना चाहते हैं, तो क्या होगा? खैर माफ कीजिए, लेकिन समझौता तो काफी अच्छा है, क्योंकि हमें या दुनिया को वो उल्लंघन नजर नहीं आता जो मिस्टर ट्रंप को दिखा। एक तरह से, और मैं ये बात सोच समझ कर कह रहा हूँ, मिस्टर ट्रंप ने ये कदम नाटो सम्मेलन में इसलिए उठाया क्योंकि उन्होंने वहीं पर नाटो के सदस्य देशों के हाथ बांध दिए। अब कोई और बहस या चर्चा की गुंजाइश ही नहीं बची। There could be no other debate and discussion. He basically took over the summit by असल में उसने वहां पहुंचकर पूरे शिखर सम्मेलन पर कब्जा कर लिया, वही सब शुरू किया, और फिर ये मामला एर्दोआन की झोली में डाल दिया। और मैं फिर से कहना चाहता हूं कि हमें ये बेहतर समझने की जरूरत है कि मिस्टर एर्दोआन इस पूरी कहानी में क्या भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि देखिए, एर्दोआन की राजनीति कुछ अजीब तरह की है। एक तरफ वो लगातार तुर्की की भूमिका को तथाकथित यूरोप के भीतर बनाए रखने की कोशिश करते हैं। मैं तथाकथित इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यूरोप बार बार तुर्की को ठुकराता रहा है, उन्हें सदस्यता नहीं देता और इसी तरह की बातें। लेकिन तुर्की नाटो का सदस्य है। ये बात काफी अहम है कि नाटो का शिखर सम्मेलन तुर्की में हुआ था, और बाकी सब, वो यूरोपियनों और अमेरिका दोनों को साधने की कोशिश करते हैं, और साथ ही एशिया के बाकी हिस्सों के साथ भी एक अलग खेल खेलते हैं। आखिरकार तुर्की तो यूरोप और एशिया दोनों have its मोगर्शी। Of course, it straddles Europe and Asia. Yeah, most of Turkey is in Asia. हाँ, तुर्की का ज्यादातर हिस्सा एशिया में है, लेकिन मिस्टर एर्दोआन वक्त के साथ दोनों तरफ झूलते रहते हैं। कभी वो एक एशियाई नेता की तरह नजर आते हैं, पाकिस्तानियों के साथ, सेंट्रल एशियाई देशों के साथ, ईरानियों के साथ, और अगले ही पल वो ट्रंप जैसे नेताओं के साथ उठते बैठते दिखते हैं। मुझे लगता है किसी को उनसे ये सवाल जरूर पूछना चाहिए, मिस्टर एर्दोआन, क्या आप सच में खुद को नाटो के एक सहयोगी के तौर पर देखते हैं? क्या आप नाटो के काम करने के तरीके से संतुष्ट हैं? क्योंकि देखिए, नाटो भले ही ईरान के खिलाफ इस संघर्ष का हिस्सा न हो, लेकिन उसने इसे मूल रूप से समर्थन दिया है। कोई भी नाटो सदस्य ऐसा नहीं है जिसने आगे आकर कहा हो कि ये बात बेतुकी है। शायद स्पेन के पेड्रो सांचेज की तरफ से यहाँ वहाँ थोड़ी बहुत आवाजें उठी हैं जो फिलिस्तीनियों के खिलाफ हो रहे नरसंहार पर बोल रहे हैं, और कभी कभी ईरानियों के खिलाफ हो रही ज्यादतियों पर भी कुछ कह देते हैं, लेकिन असल में कोई बड़ा मतभेद नहीं दिखता। अब जो नए ब्रिटिश प्रधानमंत्री आने वाले हैं, एंडी बर्नहैम, जिन्हें ऊपर से ही चुना गया है, उन्होंने भी फिलिस्तीनियों के नरसंहार पर कुछ बयान दिए हैं, लेकिन बहुत हल्के फुल्के। और जब बात अमेरिका की असली जंगों की आती है, जैसे ईरान के मामले में, तो वे भी लाइन से बाहर नहीं जाते। मुझे तो एंडी बर्नहैम को ये कहते नहीं दिखता कि ये सब पैसों की बर्बादी है। इन मुद्दों पर कोई भी अपनी पोजीशन नहीं तोड़ रहा। They are not breaking ranks on any of these things. So Erdogan, I think, has. मुझे लगता है कि एर्दोआन ने यहाँ बहुत खराब भूमिका निभाई है। उम्मीद की जा सकती थी कि वो नाटो शिखर सम्मेलन के बीच में ये कह सकते थे कि ये मामला नाटो को ऐसे संघर्ष में खींच रहा है जिसकी हमें जरूरत नहीं है। देखिए, ईरान को अपने पड़ोसी से टकराव की जरूरत नहीं है, और माफ कीजिए, तुर्की को भी अपने पड़ोसी से टकराव की जरूरत नहीं है। तुर्की और ईरान दोनों पड़ोसी हैं। उन्हें इस संघर्ष की कोई जरूरत नहीं है, उन्हें तो ज्यादा सहयोग की जरूरत है। और मैं सच कहूं तो सोच रहा हूं, और पहले दिन से सोचता आ रहा हूं, जब से उस तथाकथित MOU का उल्लंघन हुआ था, कि क्या ये ट्रंप की एक सोची समझी चाल थी, नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान तुर्की में ही ऐसा करने की, ताकि सबको शर्मिंदा किया जा सके और उन्हें और गहराई से अमेरिका के साथ जोड़ दिया जाए। Into allegiance to the United States.
Vijay, from the reporting that I have, विजय, आज जो जानकारी मेरे पास है उसके मुताबिक मिस्टर एर्दोआन पाकिस्तान की लीडरशिप यानी शहबाज शरीफ से लगातार फोन पर बात कर रहे हैं। और जैसा कि सब जानते हैं, खासकर आप, पाकिस्तान असल में शहबाज शरीफ नहीं बल्कि उनके साथ मौजूद फील्ड मार्शल चलाते हैं। हमारी रिपोर्टिंग ये भी कहती है कि शहबाज शरीफ और वो फील्ड मार्शल दोनों अपने ईरानी समकक्षों से सीधे संपर्क में हैं और फिर से इन बातों को, इन चर्चाओं को और इन पक्षों को एक साथ लाने के लिए बहुत सक्रिय हो गए हैं। मुझे जो टाइमलाइन दी गई है उसके मुताबिक आने वाले हफ्ते में बुधवार या गुरुवार तक ये सब फिर से एक साथ होंगे। अब मेरा आपसे सवाल है, आपके इस क्षेत्र की गहरी समझ को देखते हुए और आप भी इस इलाके से हैं, क्या आपको भी वही लगता है जो मुझे लग रहा है? क्या ये पूरा घटनाक्रम ट्रंप, अमेरिका और यूरोपियनों के लिए एक तरह का एंड गेम है? और क्या आखिर में ईरान अपनी सही जगह यानी एक प्रमुख ताकत के रूप में फिट होने जा रहा है? Iran is going to be in its rightful place as a dominant player in Well, that region. Yeah, frankly speaking, देखिए, साफ साफ कहूं तो शुरुआती आधुनिक दौर में ईरान उस पूरे क्षेत्र का सबसे अहम देश था। 17वीं सदी में सफ़वी साम्राज्य को वहां की केंद्रीय सैन्य, राजनीतिक और सांस्कृतिक ताकत माना जाता था। और अगर नादिर शाह का भारत पर वो दुर्भाग्यपूर्ण आक्रमण और मायूर सिंहासन की लूटपाट न हुई होती तो शायद इतिहास पढ़ते वक्त हमारा ईरान के प्रति नजरिया इतना नकारात्मक नहीं होता, क्योंकि हमारे ज्यादातर इतिहास की किताबों में उसी आक्रमण पर जोर दिया गया है जो असल में एक बिल्कुल अनावश्यक लूटपाट थी, पूरी तरह से बेवजह। लेकिन फिर भी हम सब बड़े हुए इस समझ के साथ कि ईरान ने हमारे क्षेत्र में एक अहम सांस्कृतिक, राजनीतिक और सैन्य भूमिका निभाई थी, वाकई बहुत महत्वपूर्ण भूमिका। political and military actor, a very important role that it played. I mean, your and my मेरा मतलब है, तुम्हारी और मेरी भाषाएं ईरानी शब्दावली की समृद्धि से, ईरानी व्याकरणिक संरचनाओं से और बहुत कुछ से लाभ उठाती हैं। और ये प्रभाव सिर्फ पूरब की तरफ नहीं बल्कि अरब दुनिया तक यानी पश्चिम की ओर भी जाता है। ईरान की भूमिका बहुत अहम है। देखो, इस्लाम पर जो बहसें और चर्चाएं ईरान के भीतर होती हैं, उनका असर ईरान के बाहर भी पड़ता है। फारसी से आगे अरबी में, हमारी भाषाओं में, यहाँ तक कि इंडोनेशिया तक। तो हमें यह समझना होगा कि ईरान को 1920 के दशक से दबाया गया था। जैसे ही तेल की खोज हुई, पश्चिम ने ईरान को दबाना शुरू कर दिया। और जब 1953 में मोहम्मद मोसद्देक के नेतृत्व में ईरान ने खड़ा होने की कोशिश की तो उन्हें तख्तापलट में हटा दिया गया। जब ईरान ने 1978 की ईरानी क्रांति के जरिए खड़ा होने की कोशिश की और फिर 1979 में वो एक इस्लामी शासन बन गया, तब से लेकर अब तक पश्चिमी देशों ने उसे गिराने की कोशिश की है। पहले उन्होंने सद्दाम हुसैन को 1980 में ईरान पर हमला करने के लिए उकसाया और फिर आगे भी यही सिलसिला चलता रहा। तो ईरान की एक ऐतिहासिक भूमिका रही है, ठीक वैसे ही जैसे चीन की रही है। लेकिन ईरान को दबाया गया और इसकी बुनियादी वजह थी तेल की खोज। यही सबसे अहम बात है। पूरे 20वीं सदी में पश्चिम ने ईरान को दबाने की कोशिश की सिर्फ इसलिए कि वहां तेल मिला था। यही असली कारण था और आज भी कुछ हद तक वही जारी है। ईरान के पास जो अपार तेल संपदा है वो अब भी एक बड़ा कारण है। लेकिन इसके साथ ही अब अमेरिका भी नहीं चाहता कि ईरान फिर से उभरे। देखिए, अमेरिका चाहता है कि ईरान जैसे देश किसी न किसी तरह उसके अधीन रहे। ये एक वैचारिक फर्क है, इसका तेल से कोई लेना देना नहीं है। अमेरिका बस ये देखना चाहता है कि ईरान झुके और ईरान झुकने से इनकार कर रहा है। यही बात अमेरिका के लिए परेशानी है। ईरान लोगों को एक विकल्प दे रहा है कि आप अपनी संप्रभुता के लिए खड़े हो सकते हैं। अब चाहे आप ईरान की सरकार के बारे में जो भी सोचते हों, लेकिन मेरे जिस क्रैंक ब्रेडॉग वर्सन बोशरम बिम्बरहाला टोर्ड गो मिलबाओ तो पर्सनली कि आप ईरान के बारे में क्या सोच रहे हैं? People and you say, well, what do you think about Iran? And everybody, regardless of political और हर कोई, चाहे उसकी राजनीतिक सोच कुछ भी हो या धार्मिक पृष्ठभूमि कोई भी हो, ये कहता है कि ये वाकई हैरान करने वाली बात है कि ईरान किस तरह अमेरिका के सामने डटा हुआ है।
ये एक राजनीतिक रुख है जो ईरान ने अपनाया है, विदेशी ताकतों की दबंगई के खिलाफ खड़े होने का, और ये काबिले तारीफ है। अब यही बात है जिसे अमेरिका दबाना चाहता है, क्योंकि ये सोच बहुत तेजी से फैल सकती है। तो हाँ, अगर अमेरिका ये मान ले कि ईरान को हराया नहीं जा सकता, कि वहाँ की सरकार, इस्लामी शासन और बाकी सब गिराई नहीं जा सकती, अगर वॉशिंगटन इसे स्वीकार नहीं करता, तो फिर एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। You have a major problem for US power because not only अमेरिकी ताकत के लिए ये इसलिए अहम है क्योंकि अब एक पुरानी सभ्यता सामने आकर कह रही है, सुनिए, हमारे इस पूरे क्षेत्र में गहरे रिश्ते और जुड़ाव हैं जो बहुत मायने रखते हैं। हम उन्हें फिर से मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन इज्जत के साथ, किसी अधीनता की स्थिति से नहीं। हमें किसी प्रतिरोध के गठबंधन की जरूरत नहीं है। दूसरे शब्दों में, अब हम विकास के लिए एकजुटता बना सकते हैं। ये एक बिल्कुल अलग नींव है। अब ईरान को हिजबुल्लाह को मिसाइलें भेजने की जरूरत नहीं है। क्यों न ईरान अपनी पुल बनाने की तकनीक लेबनान में ले जाए, वहां स्कूल बनाए और इस तरह आगे बढ़े। ये एक अलग मॉडल पेश करता है, और यही बात अमेरिका के लिए असली चुनौती है। तो मैं कहूंगा कि अगर ईरान हाँ, इंटरनेट एक पल के लिए रुक गया था। माफ कीजिए, नहीं, मैं बस अपनी बात पूरी कर रहा था। मेरा मतलब ये था कि अगर ईरान को अपने पैरों पर खड़ा होने दिया जाए, तो वो इस पूरे क्षेत्र के लोगों को विकास की एक अलग दिशा में सोचने का मौका देगा, और यही बात अमेरिका को मंजूर नहीं है। ईरान की आज़ादी से जो बात अमेरिका को अस्वीकार्य लगती है, वो कोई सैन्य, धार्मिक या सांस्कृतिक मुद्दा नहीं है। असल में बात यह है कि ईरान एक प्रतिरोध की धुरी की जगह विकास पर आधारित एक समुदाय का उदाहरण बन सकता है। वो एक वैकल्पिक रास्ता दिखा सकता है। ईरान चीन की बेल्ट एंड रोड पहल का एक बहुत अहम साझेदार है। इस तरह के सहयोग और परियोजनाओं को अमेरिका देखना नहीं चाहता। वो ये ज्यादा पसंद करेगा कि ये देश पश्चिमी ताकतों के अधीन रहें, बजाय इसके कि वे अपने दम पर खड़े हों। मुझे लगता है, असल में पश्चिम को जिस बात का डर है, वो ईरान के पास परमाणु बम होने से ज्यादा उसकी स्वतंत्रता से है। परमाणु बम तो बस एक डाल है जो ईरान को अपनी नीतियां आगे बढ़ाने की सुरक्षा देता है। मुझे नहीं लगता कि ईरानियों को किसी पर ऐसा बम इस्तेमाल करने की कोई जरूरत है, और हम सब जानते हैं कि ऐसा कुछ उनके एजेंडे में है ही नहीं। तो ये मामला परमाणु बम का नहीं है, ये ईरान की स्वतंत्रता जताने का मामला है। दूसरे शब्दों में कहें तो 1953 में मोहम्मद मोसद्देक के खिलाफ जो तख्तापलट हुआ था, उसे कभी बुलाया नहीं गया। अमेरिका आज भी उस तख्तापलट को दोहराना चाहता है। एक तरह से उन्होंने ईरान को मोसद्देक के लिए कभी माफ नहीं किया, जो 1951 से 53 तक ईरान के स्वतंत्र राष्ट्रपति थे। अमेरिका ने न तो मोसद्देक को माफ किया और न ही 1978-79 की ईरानी क्रांति को। ये सब उसी की सजा है। इसका परमाणु नीति से कोई नहीं। लेकिन विजय, क्या तुम मुझसे सहमत नहीं हो? मेरी राय और हमारे चैनल के दूसरे संस्थापक सदस्यों की राय कि आज अमेरिका की मर्जी ईरान पर थोपना अब मुमकिन नहीं है। हो सकता है पिछले 40 या 50 सालों में ऐसा हुआ हो, लेकिन अब वक्त आ गया है कि ईरान ने उसे पीछे छोड़ दिया है, और यही पल निर्णायक साबित होगा। देखिए, ये सिर्फ एक निर्णायक पल नहीं है, इससे कहीं ज्यादा है। मेरा मतलब है, मुझे लगता है कि आज से 50 साल बाद या 100 साल बाद भी इतिहासकार इस घटना को देखकर कहेंगे कि यही वो पल था जब हमें अमेरिकी सैन्य शक्ति की निरर्थकता साफ दिखाई दी। अमेरिकी सैन्य शक्ति, चाहे उसकी विनाशकारी क्षमता कितनी भी बड़ी क्यों न हो, रणनीतिक तौर पर अब उतनी उपयोगी नहीं रह गई है। उसकी रणनीतिक क्षमता में बहुत तेज गिरावट आई है। सोचिए, ईरान पर लगातार हमले करके अमेरिका रणनीतिक रूप से क्या हासिल कर सकता है? बहुत कम। वो न तो उस राज्य को गिरा पा रहा है, न उसे मिटा पा रहा है। वो राज्य अब भी खड़ा है। हाँ, लीबिया में उसने राज्य को नष्ट कर दिया था,
जो ईरान की तुलना में कहीं ज्यादा कमजोर था, लेकिन वहां उसने सच में राज्य को खत्म कर दिया था। Than the state in Iran, but it did destroy the state in Libya. It's not able to do that in Iran. It has not been able to. वो ईरान में ऐसा नहीं कर पा रहा है। वो ईरानी सरकार को डराकर झुकाने में नाकाम रहा है, और इसी तरह की बातें। तो इस मायने में 50 या 100 साल बाद कोई इतिहासकार कहेगा कि हाँ, ट्रांजिशन प्रोटोकॉल वाले लोग सही थे जब उन्होंने कहा था कि ये एक निर्णायक पल है, और इस निर्णायक पल को बहुत सटीक तरीके से समझना होगा। ये ऐसा पल नहीं है जहां ईरान ने अमेरिका को सैन्य रूप से हरा दिया हो। ऐसा नहीं हुआ है, और अभी भी ऐसा नहीं हो रहा है। ईरान अमेरिका को सैन्य रूप से नहीं, बल्कि रणनीतिक रूप से हराया है। उसने ये दिखा दिया है कि अमेरिकी सैन्य ताकत की तीव्रता अपने रणनीतिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए पर्याप्त नहीं है। ईरान ने साबित किया है कि वो अमेरिकी ताकत के बावजूद अपनी रणनीतिक दिशा तय करने में सक्षम है। A strategic agenda despite the US ferocity. The United States bombs railroad bridges. अमेरिका रेल की पुलों पर बम गिराता है, कार पुलों पर बम गिराता है, बिजली घरों पर बम गिराता है, और इसी तरह आगे भी। लेकिन ईरान इंतजार करता है, वो वैसा कुछ नहीं करता। उसने खाड़ी के अरब देशों के बड़े हिस्सों में नागरिक ढांचे को नष्ट नहीं किया। उसने बहुत सटीक तरीके से काम किया है। उसने बहरीन और कुवैत दोनों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। ये एकदम सटीक हमला था, सिर्फ सैन्य ठिकानों पर। नागरिक इलाकों पर हमला नहीं किया गया। ये दिलचस्प है। इससे नैतिक बढ़त बनी रहती है, जो किसी रणनीतिक युद्ध में बहुत अहम होती है। दूसरी बात, इससे अमेरिका को यह संदेश गया कि उसकी सैन्य व्यवस्था पर भी कड़ा प्रहार किया जा सकता है, और ईरान ने यह कर दिखाया। उसने रडार सुविधाओं को नष्ट किया और कई ठिकानों को नुकसान पहुंचाया। इससे अमेरिका के लिए ईरान पर पूरी ताकत से हमला करना मुश्किल हो गया है। तो हाँ, हमें भी उतना ही सटीक रहना होगा। ये सच है कि इस संघर्ष में ईरानियों ने यह दिखा दिया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी जबरदस्त सैन्य ताकत के बावजूद अपने रणनीतिक लक्ष्य हासिल नहीं कर पा रहा है। ये अमेरिका पर कोई सैन्य हार नहीं है, ये एक रणनीतिक हार है। और देखिए, रणनीतिक हारें सैन्य हारों से कहीं ज्यादा टिकाऊ होती हैं। सैन्य हार के बाद आप अपनी सेना फिर से खड़ी कर सकते हैं। आप जानते हैं, आप वापस अपने देश जा सकते हैं। अमेरिका तो बहुत दूर है। ईरान अमेरिका पर हमला नहीं कर सकता। आप नए नए तरह के हथियार बना सकते हैं, फिर लौटकर उन्हें दोबारा बमबारी कर सकते हैं। ये सब मुमकिन है, लेकिन रणनीतिक हार वो कहीं ज्यादा स्थायी होती है। But a strategic defeat is much more enduring. What will the US come back and do the next time? अगली बार अमेरिका क्या करेगा? क्या वो फिर से पुलों पर बम गिराएगा? लेकिन फिर ईरान जवाब में होर्मुज की खाड़ी बंद कर देगा। तो बताइए, फिर आप क्या करेंगे? क्या आप अपने तेल टैंकरों को दोहरी परत वाले बनाएंगे, यानी डबल हुल्ड हेल टैंकर? तेल की कीमतें तो ऊंची ही रहेंगी। ज्यादातर टैंकर सिंगल हुल्ड होते हैं। वजह यह है कि वो हल्के होते हैं और लंबी दूरी तक तेल ले जाना सस्ता पड़ता है। लेकिन अगर आपका टैंकर सिंगल हुल्ड है और उस पर कोई बिना चालक वाला ड्रोन हमला कर दे और उससे जहाज के ढांचे में दरार पड़ जाए, तो वो आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। असल में मैं तेल के टैंकर को पानी की सतह के ऊपर निशाना बनाता ताकि उसे एक संदेश मिले, देखो हम क्या कर सकते हैं। हमारे ड्रोन ने तुम्हें पानी की रेखा के ऊपर मारा और जहाज के ढांचे में दरार डाल दी। अगर हम नीचे से हमला करते तो तुम्हारा तेल जल डमरू मध्य में रिसने लगता, और वो तो बहुत गंभीर बात होती। सब नाराज हो जाते। तुम वो जोखिम नहीं उठा सकते। तो बताओ, अब क्या करोगे? अपने टैंकरों में डबल हुल लगाओगे? तेल की कीमत 5 या 6 गुना बढ़ा दोगे? मुझे नहीं लगता ये मुमकिन है। इसलिए रणनीतिक जीत डिफिकल्ट है, लेकिन सैन्य जीत एलोक्वेंस। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा विजय, बिल्कुल सही। आखिरी सवाल विजय, जाने से पहले, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये सब अमेरिका ने वियतनाम में पहले ही सीख लिया था? मतलब उन्होंने वियतनाम में हासिल क्या किया? वही रणनीति, वही हार। Same strategy, same defeat.
Yeah, I mean, forget Vietnam. You're हाँ, raising Vietnam. मेरा मतलब है Let's वियतनाम go को छोड़िए। much closer. आप वियतनाम की बात उठा रहे हैं, लेकिन चलिए कुछ और नज़दीकी उदाहरण लेते हैं। दो पड़ोसी देशों के। पहले इराक का उदाहरण लेते हैं। अमेरिका 2003 में इराक में एक अवैध युद्ध शुरू करता है, जिसे उन्होंने शॉक एंड वा कहा। बगदाद पर बमबारी करता है, बिजली के ढांचे तबाह कर देता है, लगभग सब कुछ नष्ट कर देता है। फिर वहां जाकर देश पर कब्जा कर लेता है, एक ग्रीन जोन बनाता है और बगदाद में अपना ही एक वायसराय बैठा देता है। फिर क्या होता है? फिर दबाव में आकर एक इराकी सरकार बनाता है और वो इराकी सरकार कहती है, हम आपकी सेना को कोई छूट नहीं देंगे। तो अमेरिका को सिर झुकाकर इराक से पीछे हटना पड़ता है। तो बताइए, इराक में जीत कहाँ हुई? और आखिर में वही इराकी सरकार पूरी तरह ईरान समर्थक बन जाती है। The Iraqi government basically becomes totally pro-Iranian. Big victory for Iran strategically. Nothing. ईरान के लिए ये एक बड़ी रणनीतिक जीत थी, लेकिन अमेरिका के लिए कुछ नहीं मिला। United States goes ईरान की सीमा के उस पार 2001 के बाद अमेरिका अफगानिस्तान में घुसता है, हर तरफ बमबारी शुरू कर देता है, बहुत से अफगानों की जान जाती है। आज तक हमारे पास सही आंकड़ा नहीं है। उसने शहरों से ज्यादा गांवों को तबाह किया। हालांकि काबुल तो पूरी तरह सैन्यीकृत शहर बन गया था। फिर वहां एक तरह की धोखाधड़ी वाली सरकार बिठाई गई। पहले हामिद करजई कई सालों तक बैठे रहे, फिर वही करजई अमेरिकी ताकत के बड़े आलोचक बन गए। हाँ, और फिर आपने दूसरा आदमी बिठा दिया जो मूल रूप से वर्ल्ड बैंक का प्रतिनिधि जैसा था। वो बैठा रहा, लेकिन असल में बेअसर साबित हुआ। और फिर तालिबान वापस आ गया और अमेरिका को वापस जाना पड़ा। तो बताइए, हासिल क्या हुआ? कोई फायदा तो हुआ ही नहीं। So where are the gains? The gains are not there. One of the things about the term hubris. ह्यूब्रिस शब्द की एक खास बात यह है कि ह्यूब्रिस असल में न सीखने की प्रवृत्ति है, यानी सीखने से इनकार करना। लेकिन बात सिर्फ ह्यूब्रिस की नहीं है, जुल्फिकार। असली मुद्दा यह है कि अमेरिका के पास अब विकल्प बहुत सीमित है। देखिए, वो फांसा हुआ है क्योंकि उसके अपने अमीर तबके देश में निवेश नहीं कर रहे। जो बड़े नए निवेश हुए हैं वो ज़्यादातर एआई डेटा सेंटर्स में हैं, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। अमेरिका में अब चीज़ें बन नहीं रही हैं, शायद हथियारों का उत्पादन हो रहा हो या कुछ हाईटेक सामान, बस इतना ही। लेकिन असली मैन्युफैक्चरिंग घटती जा रही है। मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा बहुत तेज़ी से नीचे आया है। ब्रिटेन में, जहाँ से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी का सिर्फ 8% है। ये बेहद कम है। एंडी बर्नहैम अगर सत्ता में आते भी हैं तो वो इसे 9% तक भी नहीं बढ़ा पाएंगे। He's not going to be able to lift it to even 9%. I very much doubt it. So they have a problem. मुझे इस पर बहुत शक है। तो हाँ, उन्हें एक बड़ी दिक्कत है। वो सैन्य ताकत का इस्तेमाल करके बाकी देशों को झुकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये तरीका काम नहीं कर रहा। और भले ही वो बार बार नाकाम होते रहें, फिर भी ऐसा करते रहेंगे। अब वो फिर से चीन के खिलाफ तैयारी कर रहे हैं। क्या वो पागल हो गए हैं? क्या सच में वो चीन से जंग करना चाहते हैं? क्या उनका दिमाग खराब हो गया है? हाँ, लगता तो ऐसा ही है। वो अपनी ताकत बचाए रखने के लिए बेताब है। वो एक बराबरी वाले लोकतांत्रिक दुनिया में रहना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि इंसानी जिंदगी के सारे नियम वही तय करें। लेकिन माफ कीजिए, वो जमाना अब चला गया। हम अब एक अलग दुनिया में जी रहे हैं। वो इसे मानने को तैयार नहीं है, लेकिन दुनिया पहले ही बदल चुकी है। They are not willing to come to terms with it, but the world has already changed. Vijay, I could not have said that better. This is विजय, इससे बेहतर मैं खुद नहीं कह सकता था। यही वजह है कि आप इस बेहतरीन चैनल के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं, जिसने वाकई बहुत अच्छा काम किया है। धन्यवाद। हमारे वैश्विक दर्शकों का भी शुक्रिया, जिन्होंने हमें लगातार समर्थन दिया है। मैं एक बार फिर आपसे समर्थन की अपील करता हूँ। कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबाएं, और अगर आप ऐसी सुरक्षा रिपोर्ट्स पाना चाहते हैं जो अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई हैं, शायद एक हफ्ता या उससे भी पहले, जो सीधे आपके मेल बॉक्स में पहुंचें, तो कृपया पेड सब्सक्राइबर बने। सबस्टैक पर जाएं और पेड सब्सक्राइबर बने, ताकि आपको वही शानदार विश्लेषण मिल सके जो मेरे दोस्त विजय ने अभी साझा किया, जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद विजय। आपसे फिर मिलने की उम्मीद है, और इंग्लैंड में अपना समय आनंद से बिताएं। ने आपसे बताया विश्व बिस्हाउन हैंडिएशंस, तो शायद लगातार सफर से थोड़ी राहत भी की।
a respite from all the traveling that you've been doing. Yes, at least. हाँ, कम से 20 घंटे की रात्रि नहीं मिली, लेकिन मैं इसे स्वीकार करती हूँ. Es Brigade, Juiza. अगला होठी में थी. Nanara Vijay, Maspuria, Awit. Thank you so much. Bye.